दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक और ऐसे पढ़ेंगे, पर आज हम बीए पार्ट फर्स्ट, जो ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो बीए पार्ट फर्स्ट में कैसे है सर रॉजर एट होम, इसको हम करेंगे। ये जोसेफ एडिसन के द्वारा लिखा गया ऐसे है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले हम थोड़ा सा जोसेफ एडिशन के बारे में जान लेते हैं। जोसेफ एडिशन 1672 में पैदा हुए थे। 1719 में इनकी डेथ हो गई। मतलब बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं थे, 48 ईयर्स के आसपास में इनकी डेथ हो गई थी। तो जोसेफ एडिसन जो थे ना, वो एक राइटर तो थे ही, प्रोज राइटर थे, स्पेसिफिकली ऐसे लिखते थे। स्टार्टिंग तो इन्होंने पोइट्री से करी थी, परंतु पोइट्री इनकी उस लेवल की नहीं थी। मतलब जिस तरह के पोइट्स उस वक्त हुआ करते थे या फिर जो आज हुआ करते हैं, मतलब पोइट्री के लिए नहीं जाने जाते। बात यह है, ये अपने एसेज के लिए जाने जाते हैं। और ये साथ में राइटर के अलावा पॉलिटिशियंस भी रहे हैं, तो पॉलिटिशियंस भी थे ये। तो पॉलिटिशियन के साथ में मतलब दोनों काम करते थे, एज ए पॉलिटिशियन भी थे और साथ में राइटर भी थे। इनके जो ऐसे हैं ना, वो जो फेमस हैं, बेसिकली वो हैं, दो जर्नल्स पब्लिश हुई थी, द टैटलर और द स्पेक्टेटर करके। तो उन दोनों जर्नल्स में, टैटलर में और स्पेक्टेटर में, जो ऐसे छपे हैं ना, उनके लिए जाने जाते हैं। और ये दोनों जर्नल्स में इनके ऐसे हैं ना, वो रिचर्ड स्टील, जो इनके फ्रेंड भी थे और एक फेलो राइटर थे, उनके साथ में छपे हैं। मतलब इन दोनों ने मिलकर ये जर्नल्स निकाली थी, जिनमें ऐसे निकाले थे, टैटलर में और स्पेक्टेटर में। आज जो हम ऐसे पढ़ेंगे सर रॉजर एट होम, ये एक्चुअली स्पेक्टेटर जर्नल से उठाया गया है, उसमें पब्लिश हुआ था ये, स्पेक्टेटर में, सर रॉजर एट होम। और जोसेफ एडिशन एक इस तरह के राइटर थे, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों पर, मैनर्स के ऊपर, मॉरल्स के ऊपर, सोसाइटी में होने वाली मतलब हर छोटी मोटी घटना, परंतु बेसिकली ऐसी चीजें जो सोसाइटी के मॉरल्स और मैनर से संबंधित हो, उनसे रिलेटेड ही जरूर लिखते थे। मतलब वो इनकी स्पेशलिटी थी, मॉरल्स और मैनर्स के ऊपर लिखना। अब ये जो ऐसे हम आज करेंगे सर रॉजर एट होम, इसमें एक कैरेक्टर उन्होंने डेवलप किया है, मतलब पोर्ट्रे किया है, आप कह सकते हैं, सर रॉजर डी कोवरले। तो सर रॉजर डी कोवरले और उनका एक चैपलिन होता है, यानी पादरी, उन दोनों के, कह सकते हैं, उनके कैरेक्टर को बहुत ढंग से दिखाया है इस ऐसे में। दोनों की मतलब किस तरह का उनका चरित्र है, सर रॉजर डी कोवरले का, उनके चैपलिन का, उनके साथ में दूसरे नौकरों का भी, उन सबका इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कैरेक्टराइजेशन किया है। तो वो हम इसमें देखेंगे ऐसे में। चलिए शुरू करते हैं। मैं इसका पूरा टेक्स्ट पढ़ के समझाऊंगा। रीजन ये है कि ये इतना बड़ा नहीं है, ये 2 पेज में है, तो इसका हम पूरा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Having often received an invitation from my friend Sir Roger D. Coverley to pass away a month with him in the country. अब जो राइटर हैं जोसेफ एडिशन, वो लिख रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि हैवन ऑफन रिसीव्ड एन इनविटेशन, कि मुझे अक्सर ये निमंत्रण मिला है मेरे फ्रेंड सर रॉजर डी कोवरली की तरफ से, मुझे अक्सर निमंत्रण मिलता रहा है टू पास अवे अ मंथ विद हिम इन द कंट्री, कि राइटर जो है वो खुद मतलब एक महीना तो कम से कम मतलब बिताए इन द कंट्री। कंट्री मतलब ग्रामीण इलाकों में, शहर के बाहर जिसको एरिया होता है ना, कंट्री साइड या कंट्री बोलते हैं। तो जो इनका जो काल्पनिक कैरेक्टर है सर रॉजर डी कॉवरली, तो ये एक तरह से इनका फ्रेंड दिखाया है, इनका राइटर का। और राइटर लिख रहे हैं कि मेरे फ्रेंड सर रॉजर डी कॉवरली अक्सर मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, मुझे इनविटेशन देते रहते हैं कि मेरे साथ एक मंथ गुजारो मेरे, मतलब घर पर आके, जो कि गांव में है, कंट्री में है। आई लास्ट अकम्पनीड हिम थिथर। अब देखिए, मैं लास्ट वीक उनके साथ में गया वहां, तिथर मतलब वहां, देयर। आई लास्ट, आप इसे देयर पढ़ो सीधे सीधे। आई लास्ट वीक अकम्पनीड हिम देयर, मैं लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह में उनके साथ में गया, मतलब रॉजर डी कोवरले के साथ में राइटर उसके घर पे गया। एंड आई एम सेटल्ड विद हिम फॉर सम टाइम एट हिज कंट्री हाउस, और मैं उसके ग्रामीण घर यानी कंट्री हाउस में, जो उसका घर है वहां पे, उसमें ठहरा मैं कुछ समय के लिए। वेयर आई इंटेंड टू फॉर्म सेवरल ऑफ माई एंसुइंग स्पेकुलेशंस, और राइटर बोल रहे हैं कि मेरा इरादा वहां पर था कि मैं वहां पर रह के मेरी काफी सारी जो मेरे विचार, थॉट्स जो डेवलप हो रहे हैं, मैं उनके ऊपर मतलब लिखूंगा, कुछ वर्क करूंगा। मतलब सेवरल ऑफ माई एंसिंग स्पेकुलेशंस का मतलब, स्पेकुलेशन मतलब चिंतन मनन होता है। तो यहाँ पर चिंतन मनन का मतलब यहाँ पर ये निकल रहा है कि राइटर के दिमाग में जो चीज चल रही है ना, वो उनके ऊपर लिखेगा वहां पर, शांति के माहौल में वो चीजों को अपने लिखेगा वहां पे, जब तक उसके घर पे रह रहा है। Sir Roger, who is very well acquainted with my humor, lets me rise and go to bed when I please. तो देखिए, सर रॉजर जो है ना, हु इज वेरी वेल एक्वेंटेड, वो बहुत अच्छी तरह भली भांति जानते हैं, विद माई ह्यूमर, मेरे व्यवहार से बहुत भली भांति वो परिचित हैं। कौन? सर रॉजर।
मेरे व्यवहार से मतलब राइटर के व्यवहार से, लेट्स मी राइज एंड गो टू बेड व्हेन आई प्लीज, और वो मुझे जब चाहे, जब मेरी मर्जी होती है मुझे उठने देते हैं, जब मुझे मर्जी है तो सोने देते हैं। मतलब सोने उठने बैठने का पाबंदी मेरे ऊपर कोई नहीं है कि इसी टाइम पे सोना है, इसी टाइम पे जगना है, ऐसी पाबंदी मेरे ऊपर उन्होंने कोई नहीं लगा रखी। व्हेन आई प्लीज, जब मेरी मर्जी होती है तब मैं सोता हूँ, तब मैं उठता हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रखी। डाइन एट इज ओन टेबल, और मुझे यहाँ तक कि खाना खाने की भी अनुमति है कि मैं खुद की रूम में खाऊं, चाहे टेबल पे खाऊं, डाइनिंग टेबल कहीं भी खाऊं, और इन माई चेम्बर, जैसे बताया तो मैं टेबल पे खाना खाऊं या मेरे खुद के चेम्बर, मेरे खुद के रूम में खाऊं, कहीं पर भी खाऊं, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। एज आई थिंक फिट, जैसा मुझे सही लगता है मैं मुझे करने देते हैं। सिट स्टिल एंड से नथिंग विदाउट बिडिंग मी बी मैरी। और ऐसा है कि मतलब मुझे वो कुछ नहीं कहते, कहने का मतलब है कि बस मुझे हर तरह से खुश रखते हैं। When the gentlemen of the country come to see him, he only shows me at a distance. और फिर देखिए राइटर है वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि देखो अब सीधी सी बात है, क्योंकि सर रॉजर डी कॉवेले जो है वो अच्छे खासे मतलब ये मान लो सम्माननीय व्यक्ति हैं सोसाइटी में, तो उनके घर पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो बता रहे हैं कि मैं द जेंटलमैन ऑफ द कंट्री कम टू सी हिम, कि जब भी कोई सज्जन पुरुष या सज्जन महिला कोई भी आता है, मतलब सर रॉजर से मिलने के लिए आते हैं गांव से, तो ही ओनली शोज मी एट ए डिस्टेंस। तो सर रोजर क्या करते हैं, मुझे दूर से ही दिखा देते हैं, मतलब कि देखो वो मेरा मित्र रहा, मतलब मुझे डिस्टर्ब नहीं करते बिल्कुल भी कि कहीं मैं परेशान हो जाऊं लोगों से, कौन कौन आ रहा है मिलने के लिए। उनको मेरा व्यवहार भली भांति पता है कि मुझे ऐसे लोगों से मतलब इतना ज्यादा मिलना घुलना पसंद नहीं है। तो मुझे दूर से ही वो लोगों दूर से दिखा देते हैं कि वो मेरा मित्र है जो मेरे यहाँ आके ठहरा हुआ है, मुझे मतलब पास में आके मेरे से बातचीत नहीं करवाते उनकी, मुझे मेरी सहूलियत का ध्यान रखते हैं मतलब। As I have been walking in his fields, I have observed them stealing a sight of me over an hedge. अब राइटर बोल रहे हैं कि एज आई हैव बीन वॉकिंग इन हिज फील्ड्स, कि मैं जैसा कि मैं सर रॉजर के मतलब खेतों में घूम रहा था, वॉक कर रहा था, आई हैव ऑब्जर्व देम स्टीलिंग ए साइट ऑफ मी ओवर एन हेज। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग मुझे जो खेत के चारों तरफ जो बाड़ा लगा रखा होता है ना, तो बाड़े की उधर से देख रहे हैं चुपके से। एंड हैव हर्ड द नाइट डिजायरिंग देम नॉट टू लेट मी सी देम, और मैंने सुना नाइट, नाइट का मतलब है बस सररोजार है, उनको नाइट की उपाधि दे रखी होगी। तो बोल रहे हैं कि मैंने अक्सर सुना नाइट को कि वो बता रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं कि मेरे से मिलने ना दिए जाए इन लोगों को, क्योंकि मुझे मिलना पसंद नहीं है, मैं अकेला फील्ड में घूम रहा हूँ, तो मुझसे मिलने की अनुमति ना दी जाए। फॉर दैट आई हेटेड टू बी स्टेयर्ड एट, और क्योंकि मुझे एक ये भी पसंद नहीं है कोई मुझे घूरे। तो इसलिए जो लोग ऐसे बाड़े की उधर से झांक रहे थे चुपचाप, तो उनको वो सर रॉजर क्या कर रहे थे, अरेंजमेंट करवा रहे थे कि ये लोग मेरे से ना मिले, मुझे ना घूरें, इस बात को ध्यान रख रहे थे, मतलब आप ये समझ लीजिए। आई एम द मोर एट ईज इन सर रोजर्स फैमिली। अब राइटर बोल रहे हैं कि मैं सर रोजर की फैमिली के अंदर काफी कंफर्टेबल फील कर रहा था, मतलब करता हूँ, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सोबर एंड स्टेड पर्सन। क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि इनकी जो फैमिली में लोग हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, सोबर एंड स्टेड हैं। स्टेड मतलब शांत, सोबर का मतलब भी ऐसे होते हैं कि शांत काम स्वभाव के जो होते हैं ना, शांत स्वभाव के, सोबर एंड स्टेड पर्सन हैं, यानी जो घर में जो भी लोग रहते हैं वो सब बड़े शांत स्वभाव के हैं, इसलिए मुझे बड़ा कंफर्टेबल फील होता है घर के अंदर रहना। फॉर एज द नाइट इज द बेस्ट मास्टर इन द वर्ल्ड, क्योंकि देखिए सब शांत और स्वभाव के, ऐसे शांत स्वभाव के लोग हैं, कारण भी है इसका, क्योंकि जो नाइट यानी सर रॉजर हैं वो बेस्ट मास्टर इन द वर्ल्ड, वो संसार के सबसे अच्छे मास्टर हैं, इन घर के लोग मतलब इस घर के जो लोग हैं उनके लिए वो सबसे अच्छे मास्टर हैं। ही शेल्डम चेंजेस हिज सर्वेंट्स, और वो कभी कभार ऐसा होता है कि अपने नौकरों को बदलते हैं, मतलब नहीं बदलते हैं, एक बार जो घर में नौकर ले आते हैं तो उसको रखते हैं लंबे समय के लिए, तो मतलब अपने नौकरों को बहुत मुश्किल से बदलते हैं। एज ही इज बिलव्ड बाय ऑल अबाउट हिम, हिज सर्वेंट्स नेवर केयर फॉर लिविंग हिम। और जो सर रॉजर है ना वो भी सबके प्रिय हैं, यानी सारे नौकर उनसे भी बहुत प्रेम करते हैं। हिज सर्वेंट्स नेवर केयर फॉर लिविंग हिम, उसके सर्वेंट्स मतलब हमेशा उसका पूरा ध्यान रखते हैं, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं। बाय दिस मीन्स हिज डोमेस्टिक्स आर ऑल इन ईयर्स। और हाँ, इसका मतलब ये भी है क्योंकि देखो वो इतनी इजीली नौकर बदलते नहीं, इसका मतलब ये है कि उसके जितने भी नौकर हैं डोमेस्टिक्स हैं, यानी घर में काम करने वाले लोग हैं, डोमेस्टिक हेल्प जो हैं, वो सबके सभी सालों पुराने हैं, बहुत सालों से वहां रह रहे हैं। एंड ग्रोन ओल्ड विद देयर मास्टर, और उनके मास्टर के साथ साथ ही वो भी बूढ़े हो रहे हैं। यू वुड टेक हिज वॉले द चेम्बर फॉर हिज ब्रदर, जो इनका वॉले यानी पर्सनल जो नौकर होता है ना, पर्सनल जो एकदम चीजों को रख रखाव करता है, उनका जो वॉले है वो उनके भाई के जैसा है। हिज बटलर इज ग्रे हेडेड, और जो उनका बटलर है, बटलर कौन होता है, बटलर एक्चुअली
जो शराब का, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनका अक्सर, क्योंकि एक पर्टिकुलर रूम या चेंबर होता है इसमें शराब रखी होती है बहुत सारी, तो बटलर जो होता है ना उस शराब की देख रेख करता है, मैनेज करता है कि मतलब सप्लाई खत्म ना हो जाए, हमेशा स्टॉक बना रहे घर के अंदर। तो जो बटलर है वो ग्रे हेडेड है, उसका सिर भूरा हो गया है, बाल मतलब वाइट हो गए हैं। हिज ग्रूम इज वन ऑफ द ग्रेवेस्ट मैन। और उसका ग्रूम, यानी ग्रूम का मतलब यहाँ पर है कि जो अस्तबल का जो रख रखाव करने वाला होता है ना, घोड़ों का रख रखाव, उसका ग्रूम है, वो भी एक बहुत ही गंभीर आदमी है। दैट आई हैव एवर सीन, मतलब राइटर बोल रहे हैं मैंने जितने भी लोग देखे हैं उनमें सबसे गंभीर आदमी है। एंड हिज कोचमैन हैज द लुक्स ऑफ ए प्रिवी काउंसलर। और बता रहे हैं कि इनका जो कोचमैन है, यानी कि जो तांगा वांगा चलाता है इनका कोचमैन है, वो उसके लुक्स तो ऐसे हैं जैसे कोई प्रिवी काउंसलर है, प्रिवी का मतलब काउंसलर है, उसके जैसे लुक्स हैं इसके। अ, अब देखिए, यू सी द गुडनेस ऑफ द मास्टर इवन इन द ओल्ड हाउस डॉग एंड इन ग्रे पैड। वो बता रहे हैं कि और आप अच्छा ही देखिए मास्टर की, यू सी द गुडनेस ऑफ द मास्टर, आपको मास्टर की अच्छाई किन चीजों में नजर आएगी। इवन द ओल्ड हाउस डॉग, कि घर का पुराने कुत्ते में, एंड इन ग्रे पैड, और जो बूढ़ा हो चुका घोड़ा है उसमें, उसमें आपको इनकी अच्छाई दिखाई देगी। मतलब जो जानवर यहाँ बूढ़े हो गए हैं ना उनको भी इन्होंने घर में रख रखा है, कहने का मतलब ये है। दैट इज केप्ट इन द स्टेबल विद ग्रेट केयर एंड टेंडरनेस आउट ऑफ रिगार्ड टू हिज पास्ट सर्विसेज। और जो ग्रे पैड है, जो घोड़ा है, वो तो स्टेबल अस्तबल में बहुत रख रखाव, बहुत ग्रेट केयर, बहुत मतलब उसकी बहुत ध्यान रखा जाता है। टेंडरनेस, बहुत ही मतलब कह सकते हैं उसकी तरफ बहुत प्रेम से, बहुत ही ध्यानपूर्वक बहुत उसकी देखभाल की जाती है उस बूढ़े घोड़े की। तो क्यों की जाती है? आउट ऑफ रिगार्ड टू हिज पास्ट सर्विसेज, की जो पास्ट में, भूतकाल में जो उसने सेवाएं दी है ना उस घोड़े ने, उन सेवाओं के बदले में उसको बूढ़े होने के बावजूद भी बहुत उसके रख रखाव किया जाता है, उसको अस्तबल में रखा जाता है। और सिमिलरली जो घर का पुराना कुत्ता है वो भी, उसको भी पूरा सुविधाएं दी जाती हैं, उसे भी रखा जाता है। तो इस बात से पता चलता है कि सर रोजर मतलब कितना ध्यान रखते हैं उसके घर की, चाहे वो नौकर हों चाहे जानवर हो, उन सबका। दो ही हैज बीन यूजलेस फॉर सेवरल ईयर्स। हाँ, ये आगे कंटिन्यू करके बता रहे हैं कि वो घोड़ा सालों से काम का नहीं रहा, परंतु फिर भी रख रखा है। अब अक्सर तो ऐसा होता है कि जिस घर में मतलब ऐसा कोई प्राणी रह रहा हो, कोई जानवर वगैरह हो, तो रखते नहीं है उनको जो काम के नहीं हो। ऐसा लगता है कि फालतू में घर के जो संसाधन है उनको खा रहे हैं, रिसोर्सेज को खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और कुछ काम भी नहीं आ रहे हैं। परंतु सर रोजर ऐसा नहीं सोचते, वो सारे जानवरों को बहुत ही ढंग से रखते हैं घर में, जिस तरह नौकरों को रखते हैं अपने, उसी तरह से। I could not but observe with a great deal of pleasure the joy that appeared in the countenances of these ancient domestics upon my friend's arrival at his country seat. अब आगे राइटर बताते हैं कि आई कुड नॉट बट ऑब्जर्व विद ए ग्रेट डील ऑफ प्लेजर, कि मुझे जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे। ग्रेट डील ऑफ प्लेजर नजर आता है मुझे, खुशी नजर आती है। जॉय दैट अपीयर्ड इन द काउंटेंसेस, की मतलब जो खुशी, मुझे देख के खुशी नजर आती है, कि जो जॉय, कि ये जो एंशियंट डोमेस्टिक्स है, देखिए शब्द इस्तेमाल किया एंशियंट डोमेस्टिक्स। डोमेस्टिक्स मतलब घर में काम करने वाले, यानी जो नौकर वगैरह हैं उनके। और एंशियंट मतलब प्राचीन, क्योंकि वो प्राचीन ही हो गए, उस घर में सालों से रह रहे हैं, इसलिए शब्द इस्तेमाल किया है एंशियंट डोमेस्टिक्स। कि जो इसके घर में जो हेल्पर्स हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, घर की देखभाल करने वाले लोग हैं, वो सब नौकर वगैरह हैं, वो उनके चेहरे से जॉय नजर आता है, खुशी नजर आती है। जॉय दैट अपीयर्ड इन द काउंटेनेंसेस, काउंटेनेंस मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के एक्सप्रेशन में जॉय नजर आता है, खुशी नजर आती है घर के सब नौकरों में। जब भी माय फ्रेंड्स अराइवल एट हिज कंट्री सीट, यानी मेरा फ्रेंड, यानी सर रॉजर के लिए बोल रहे हैं कि मेरा दोस्त जब भी घर आता है ना, अपने इस घर, वो घर पे आता है, क्योंकि उसका एक और घर भी है। तो मतलब ये कंट्री सीट है उसकी, मतलब यहाँ पे उसका कंट्री, एक उसका शहर में होगा, एक यहाँ पर गांव में। तो मतलब ये कंट्री सीट इस घर पे जब भी आता है तो इसके सब नौकर वगैरह हैं, ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं इसको देख के, और ये खुशी उनके चेहरे पे इजीली देखी जा सकती है, मैं आराम से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। राइटर ये बोल रहा है कि मैं इजीली ऑब्जर्व कर सकता हूँ, आई कुड नॉट बट ऑब्जर्व, कि मैं बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि कितनी ज्यादा खुशी इनके चेहरे पर होती है जब भी सर रोजर घर आते हैं। सम ऑफ देम कुड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम टीयर्स एट द साइट ऑफ देयर ओल्ड मास्टर, कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जो खुद के आंसुओं को रोक नहीं पाते जब भी वो अपने मास्टर को देखते हैं। एवरी वन ऑफ देम पास्ड फॉरवर्ड टू डू समथिंग फॉर हिम, और हर एक उनमें से खुद अपनी इच्छा से आगे बढ़ के बोलता है कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ सर। मतलब वो आगे से खुद भी बोलता है कि मैं क्या करूँ आपके लिए, क्योंकि जब भी वो घर आता है तो पूरी सब सेवा में लग जाते हैं। एवरी वन ऑफ देम प्रेस्ड फॉरवर्ड टू डू समथिंग फॉर, हर कोई उसके लिए कुछ करना चाहता है। एंड सीम्ड डिस्करेज्ड इफ दे वर नॉट एम्प्लॉयड, और अगर वो मतलब किसी को कुछ काम नहीं दिया सर रोजर ने, तो वो डिस्करेज हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं कि हमको तो सर ने कुछ काम ही नहीं दिया, हमको मास्टर ने कुछ काम ही नहीं दिया। वो बड़ी मतलब थोड़ा नाराज हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं कि काम क्यों नहीं दिया हमको, हम भी सेवा करना चाहते हैं। At the same time, the good old knight, with a mixture of the father and master of the family, tempered the inquiries after his own affairs with several kind of questions relating to themselves. और उसी समय क्या होते हैं, जो गुड ओल्ड नाइट कौन है, यानी सर रोजर,
जो अच्छे ओल्ड नाइट हैं, बूढ़े नाइट हैं, यानी सर रॉजर हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी अपना रोल किस तरह निभाते हैं, मिक्सचर ऑफ फादर एंड मास्टर, यानी एक पिता की तरह भी और एक मास्टर की तरह भी, फैमिली के मास्टर भी और एक पिता की तरह, दोनों का रोल निभाते हैं। और वो है इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं कि उनके जाने के बाद घर में क्या क्या हुआ, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। इंक्वायरी आफ्टर हिज ओन अफेयर्स, मतलब खुद के बारे में, घर के बारे में, उसके जो काम काज जो भी उसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। और साथ में विद सेवरल काइंड ऑफ रिलेशंस क्वेश्चंस रिलेटिंग टू देमसेल्व्स, और बहुत सारे क्वेश्चंस उन नौकरों के बारे में पूछते हैं कि तुम तो ठीक ठाक हो ना, तुम्हारे परिवार तो ठीक है ना, उन सब के बारे में भी सवाल जवाब करते हैं, उनके भी मतलब हालचाल पूछते हैं। दिस ह्यूमैनिटी एंड गुड नेचर engages everybody to him so that when he is pleasant upon any of them all his family are in good humor। और जो ये मानवता है, जो अच्छा व्यवहार है, गुड नेचर, ह्यूमैनिटी जो है ना, ये सबको उसके साथ में जुड़ा हुआ रखती है। एंगेजेस एवरीबॉडी टू हिम, सब उसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं इस वजह से। सो दैट जब वो ही इज प्लीजेंट अपॉन एनी ऑफ देम, इसलिए जब सर रॉजर किसी एक नौकर के ऊपर खुश होते हैं ना, तो ऑल इज फैमिली आर इन गुड ह्यूमर, तो उनका पूरा परिवार ही सब खुश होते हैं। मतलब सर रॉजर तो स्पेशली किसी एक के ऊपर खुश हुए मान लो, परंतु सबके सभी खुश हो जाएंगे जब एक को खुश देखकर भी। एंड नन सो मच एज द पर्सन हुम ही डाइवर्ट्स हिमसेल्फ विद, और किसी अगर पर्सन से, किसी मतलब नौकर से वो अलग से जाके बात करते हैं तो वो तो उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। ऑन द contrary, if he coughs or betrays any infirmity of old age, और इसके विपरीत जब भी वो उनको खांसी आती है या फिर वो betrays any infirmity of old age, या फिर ओल्ड एज की कोई निशानियां, मतलब अब बुढ़ापे में खांसी जुकाम तो हो ही जाता है, मतलब जैसे ही ऐसा लगता है ना कि अब कमजोर हो रहे हैं, इन्फर्मिटी ओल्ड एज की जो कमजोरियां दिखाई देने पड़ती हैं, मतलब जब भी वो खांसते हैं या फिर बुढ़ापे की कमजोरियां दिखाई पड़ती हैं, इट इज इजी फॉर ए स्टैंडर्ड बाई टू ऑब्जर्व, ये बहुत आसान है, जो इंसान देख रहा है उन सबको, उसके लिए देख पाना बहुत आसान है। टू ऑब्जर्व सीक्रेट कंसर्न द लुक्स ऑफ ऑल सर्वेंट, की उनके सारे सर्वेंट्स के चेहरे पर एक रहस्यमयी मतलब चिंता का भाव आ जाता है जब भी वो सर रॉजर को इस तरह से खांसते हुए या फिर जो बुढ़ापे में जो इंसान में कमजोरियां दिखाई देती हैं वो सब उनको नजर आती हैं, तो उनके चेहरे पर वो साफ साफ दिखाई देता है कि वो चिंतित हैं सर रॉजर को लेकर। माई वर्दी फ्रेंड हैज पुट मी अंडर द पर्टिकुलर केयर ऑफ हिज बटलर। अब राइटर बता रहा है कि मेरा जो बहुत ही लायक फ्रेंड है, यानी मेरा जो दोस्त है सर रॉजर, उसने मुझे अपने बटलर के अंडर में रखा है, मतलब मेरा उसका जो बटलर है वो मेरा बहुत देखभाल करता है। हु इज अ वेरी प्रूडेंट मैन, वो बहुत ही बुद्धिमान इंसान भी है। एज वेल एज द रेस्ट ऑफ हिज फेलो सर्वेंट्स, मतलब बाकी जो फेलो नौकर हैं, दूसरे नौकरों की तरह वो बहुत बुद्धिमान है। वंडरफुली डिजायरस ऑफ प्लीजिंग यू, और हमेशा वो मुझे खुश रखने की कोशिश करता है। बिकॉज दे हैव ऑफन हर्ड देयर मास्टर टॉक ऑफ मी एज ऑफ हिज पर्टिकुलर फ्रेंड, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा अपने मास्टर से सुना है कि मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, मतलब मेरे बारे में अक्सर इन्होंने सुना है अपने मास्टर से कि मैं उनका मतलब कितना अच्छा दोस्त हूँ, मेरे बारे में अक्सर बात करते हैं घर पर, जब मैं नहीं था यहाँ पर, मतलब आया नहीं था उससे पहले। My chief companion when Sir Roger is diverting himself in the woods or in the field is very vulnerable man। अब बता रहे हैं कि मेरा my chief companion, यानी मेरा जो मुख्य साथी कौन होता है, when Sir Roger is diverting himself in the woods or the field, जब सर रॉजर जंगल में चले जाते हैं शिकार विकार के लिए या फिर खेतों पर होते हैं, तब उस वक्त उनकी एब्सेंस में, मतलब उनकी अनुपस्थिति में, सर रॉजर की अनुपस्थिति में मेरा सबसे जो चीफ साथी, मुख्य साथी जो मेरा होता है वो कौन होता है, वो एक बहुत ही वो एक बहुत ही मतलब सम्मानीय वेलनरेबल मैन है, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति है वो। वो कौन है, हु इज एवर विद सर रोजर, और वो हमेशा सर रोजर के साथ में रहता है, मतलब अ, वो है चैपलिन एक्चुअली। एंड हैज लिव्ड एट हिज हाउस, और इस घर में रह रहा है वो इन द नेचर ऑफ ए चैपलिन अबाउट 30 years, मतलब चैपलिन के पद पर वो 30 साल से इस घर में रह रहा है। मतलब जब सर रोजर घर में नहीं होते हैं उस वक्त जो राइटर है उसका जो साथी कौन होता है, मुख्य साथी, वो होता है चैपलिन। दिस जेंटलमैन इज अ पर्सन ऑफ ग्रेट गुड सेंस, और ये जो आदमी है ना, ये सज्जन व्यक्ति यानी चैपलिन, ये बहुत ही अच्छे सेंस वाला व्यक्ति है। एंड सम लर्निंग, और इसको ज्ञान भी है। ऑफ ए वेरी रेगुलर लाइफ एंड ऑब्लाइजिंग कन्वर्सेशन, मतलब एक आम जिंदगी का ज्ञान भी है इसको। बी हर्टली लव सर रॉजर, और ये सर रॉजर को बहुत ज्यादा प्रेम करता है। एंड नोज दैट ही इज वेरी मच इन द ओल्ड नाइट्स स्टीम, और वह जानता भी है कि वह सर रॉजर की नजरों में कितना ऊंचा पद रखता है, मतलब सर रॉजर उसे कितने सम्मान से देखते हैं, मतलब कितने नजरों में कितना ऊंचा है वो उनके। सो दैट ही लिव्स इन द फैमिली रादर एज रिलेशन देन डिपेंडेंट, तो इस तरह से वो फैमिली में एक रिश्तेदार की तरह रहता है, मतलब एक फैमिली मेंबर की तरह रहता है, ना कि डिपेंडेंट की तरह, यानी ना कि मतलब कोई नौकर या फिर इस तरह की पोस्ट पे रह रहा है कोई, या कोई काम कर रहा है घर के लिए, वैसे नहीं रहता वो, एकदम वैसे रहता है जैसे कि घर का मेंबर ही है, क्योंकि उसको पता है सर रोजर के मन में वह कितनी हाई रेस्पेक्ट रखता है। तो देखिए, आज हम इतना ही करेंगे, मैं ये कल कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सी यू सून।